हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का उत्कर्ष लॉ क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं नरेंद्र थानवी। दोस्तों, आज हम जो है कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, जो कि हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोगी है, केवल विधि के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ही नहीं। क्योंकि जैसा कि हमको सबको पता है, लोग एक दूसरे को आपस में पूछते रहते हैं कि कोई भी अगर अपराध होता है तो उसकी एफआईआर कौन दर्ज करवाएगा, एफआईआर कहते किसे हैं, एफआईआर कहां पर दर्ज होती है, क्या एफआईआर कराने वाला जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ है क्या उसका रिश्तेदार होना आवश्यक है। तो इनमें सब बातों को समझने के लिए आज मैं संक्षेप में आपके समक्ष बात करूंगा। दोस्तों, एफआईआर जो है उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। वस्तुतः हम देखेंगे कि ये एफआईआर जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 में दे रखा है। धारा 154 से 176 तक के दोस्तों जो प्रोविजन है उसमें बता रखा है कि ये एफआईआर क्या चीज होती है। एफआईआर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों, धारा 154 की उपधारा 1 में यह बता रखा है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी गई इत्तला को प्रथम सूचना कहते हैं। तो दोस्तों, ये कोई उसकी परिभाषा नहीं हुई, ये तो एक कानून का प्रावधान बताया गया कि जब कभी भी कोई अपराध होगा, वो अपराध अगर संज्ञेय है तो उसे हमें जाकर के पुलिस अधिकारी को सूचना देनी है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी को तो पता नहीं होता कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, परंतु जनता इतना जरूर समझती है कि जो अपराध दिखने में गंभीर प्रकृति के होते हैं तो उसमें हमें निश्चित रूप से पुलिस के पास जाना चाहिए। तो दंड विधि को हरकत में लाने के लिए सीआरपीसी में 3 तरह की व्यवस्था है दोस्तों। एक है एफआईआर, दूसरा है एनसीआर और तीसरा है दोस्तों एडीआर। ठीक है ना। तो अब आप देखो कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर हो जाने पर अब समस्या ये होती है कि थाने जाएगा कौन। तो जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसका रिश्तेदार होना, उसका फ्रेंड होना, उसका मिलने वाला, पहचान वाला होना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति जिसको अपराध के किए जाने की जानकारी है दोस्तों, वो जाकर के दंड विधि को हरकत में ला सकता है, वो पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये नहीं है कि हमारे पास केवल और केवल पुलिस थाना ही है। सीआरपीसी में 2 तरह की व्यवस्था की है दोस्तों। एक तो एफआईआर अगर करने जाओ तो तुम जो भी व्यक्ति जाना चाहता है वो जा सकता है पुलिस थाने सीधे, और यदि वो जाना चाहता है तो मजिस्ट्रेट के पास जाके परिवाद भी पेश कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवाद जो है ना, संज्ञेय असंज्ञेय दोनों ही अपराधों के संबंध में होता है, जबकि एफआईआर केवल और केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में ही होती है। अब एफआईआर के बारे में जब हम धारा 154(1) सीआरपीसी के बारे में बात करें तो ये उसका मूल पाठ स्वयं अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर देता है दोस्तों कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसी भी तरह की लोकस स्टैंडी की जरूरत नहीं होती। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। आपका उस अपराध से, उसके मामले से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दंड विधि स्वयं क्रियाशील नहीं है, इसको हरकत में लाना पड़ता है। और हरकत में लाने के लिए 2 प्रकार के मंच हमें सीआरपीसी में उपलब्ध है, एक पुलिस थाना है और एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। जिस व्यक्ति को जहां ठीक लगे वो चला जाए, बट साधारण प्रैक्टिस जनता के पार्ट पर यह होती है कि लोग सीधे पुलिस थाने ही जाते हैं और जाकर के पुलिस को सूचना देते हैं। अब जैसे संज्ञेय अपराध की हमें तो परीक्षा पता नहीं, परंतु दोस्तों जो व्यक्ति कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, जो कानून में, जो जैसे न्यायिक अधिकारी की परीक्षा की तैयारी वगैरह करते हैं, जो जेएलओ की तैयारी करते हैं या किसी भी तरह के लॉ के कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, उनको इस बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उनको ये बात का अंतर भी समझ में आना चाहिए कि धारा 2 उसकी क्लॉज डी में एक शब्द परिभाषित है जिसका नाम है परिवाद। परिवाद किसे कहते हैं और एफआईआर किसे कहते हैं दोस्तों? आरजेएस
राजस्थान जुडिशियल सर्विस हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के लिए न्यायिक और उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षाओं का जब भी आयोजन होता है तो हर परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और इसके संबंध में सवाल आते हैं। तो दोस्तों, ये सभी लोगों के दिमाग से इस संदेह का निवारण करने के लिए ही मैं आज आपके समक्ष हाजिर आया हूं और संक्षिप्त रूप से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एफआईआर है क्या चीज़। तो एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और लिटरली इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी। देयर इज ए रेफरेंस अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 दैट गिविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस दैट इज कॉग्निजेबल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एफआईआर। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज फर्स्ट फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये एफआईआर ही एक ऐसी चीज है जिसके दर्ज होने के बाद ही पुलिस अपराध का अनुसंधान शुरू करती है। तो दोस्तों, हमें इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं उत्कर्ष लॉ क्लासेज से बात कर रहा हूं, तो दोस्तों उत्कर्ष में जितने भी जो कोर्सेज के लिए जो तैयारी होती है लॉ के कंपटीशन के लिए, तो व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ों को मतलब प्रिंसिपल के साथ पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप इस बात को समझें, ये आम आदमी के लिए भी उपयोगी है, एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लॉ, वेदर ही इज ए टीचर और एडवोकेट और जज और आरजेएस और जुडिशियल ऑफिसर एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो दूसरा जो तरीका है दोस्तों दंड विधि को हरकत में लाने का, वो है परिवाद। परिवाद सदैव मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। और हमारी बात चल रही थी कि अगर कोई अपराध होता है तो दंड विधि को हरकत में कैसे लाना। और दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस में हम केवल और केवल एफआईआर दर्ज करवाने को तभी जा सकते हैं जब अपराध जो है वो संज्ञेय है। और संज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 2 में दे रखी है सीआरपीसी में कि संज्ञेय अपराध के माने वो अपराध, संज्ञेय मामले के माने वो मामला जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है प्रथम अनुसूची के अनुसार। तो ये अपने आप में बहुत स्पष्ट है। और धारा 154 1 में 2 में 3 में एफआईआर के बारे में सारी बातें स्पष्ट की हुई है। एफआईआर का हमेशा लिखित होना आवश्यक नहीं है। आप पुलिस थाने चले जाओ, अगर आप है ना जो मौखिक में एफआईआर दोगे तो वो लेखबद्ध कर लेगा, नहीं तो उसके अधीक्षण के अधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी, और नहीं तो अगर आप लिखित में ले जाके दोगे तो वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी आचरण से जो पुलिस का थाने का भार साधक अधिकारी है वो अगर आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों धारा 154 की उपधारा 3 में ये उपबंध किया हुआ है कि आप जो है ना पुलिस एसपी को सीधा बाय पोस्ट जो है ना उसको भेज सकते हैं, और वो पुलिस एसपी जो है वो एफआईआर अपराध संज्ञेय होने पर स्वयं अनुसंधान कर सकता है, नहीं तो किसी से करवा सकता है। इस तरह की व्यवस्था कानून में की हुई है। तो दोस्तों, मैंने आज इस भ्रांति को दूर करने के लिए ही एक छोटा ये लेक्चर लेके आपके समक्ष आया हूं कि एफआईआर है क्या, एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है, और एफआईआर कब दर्ज होती है, और इसके दर्ज करवाने से क्या चीज शुरू होती है और क्या चीज शुरू नहीं होती, उसके बारे में ये सारी बातें इसमें स्पष्ट हैं। और सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 12 जो है वो धारा 154 से लगाकर 176 तक है, और उसमें तीनों ही बातों की व्यवस्थाएं हैं। एफआईआर संज्ञेय अपराध के संबंध में, एनसीआर जो है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, और ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट होती है दोस्तों। इसलिए ये सारी बातें हमें बुनियादी रूप से, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कानून के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आम आदमी भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो इस बात से समझ जाएगा कि अच्छा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है। ये बहुत ही, इट इज़ वेरी सिंपल एंड सिंपली इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, 2, 3, उसमें सारे इसके सुसंगत प्रावधान हैं दोस्तों। तो आज के बाद में मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो की जो लेंथ है इसको कितनी भी छोटी होने दो, परंतु अब आपको एफआईआर के संबंध में किसी भी तरह की संशय की और भ्रांति की स्थिति रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसमें खुद में धारा में ये कहीं नहीं लिखा है कि दर्ज कौन करवाएगा। वो तो सिर्फ इतना ही कहता है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी गई इतला जो है वो प्रथम सूचना कहलाती है, और वो प्रथम हमेशा समय के दृष्टिकोण से होती है दोस्तों। इसीलिए उसको
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। और ये भी उसमें आपको सीआरपीसी में पढ़ने को मिल जाएगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में तत्काल विदाउट एनी अनड्यू डिले उस पुलिस अधिकारी को एफआईआर की एक कॉपी भेजनी पड़ती है दोस्तों संबंधित मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। ये बहुत ही बाध्यकारी प्रावधान है, ऑब्लिगेटरी प्रोविजन है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो उत्कर्ष आपके लिए क्या लेके आया है। आप इतने लकी हैं समझ लो कि उत्कर्ष ने ये व्यवस्था की है कि इस बार होली धमाके वाली, देखो लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट है दोस्तों। देखो ये 1 नंबर 1 आईएएस, ये आरजेएस फाउंडेशन, दूसरा तीसरा आरजेएस मेन, चौथा ये क्लैट, पांचवा एसएससी, छठा देखो ये बैंक पीओ और ये क्लर्क दोस्तों। यूपी, एमपी, बिहार व हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूली शिक्षा क्लास 6 से 12th तक, नीट, जेईई व क्लैट दोस्तों के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है दोस्तों। ये होली आपके लिए बहुत ही रंगीन और मस्त होने वाली है दोस्तों। उसका कारण है डिस्काउंट कितना, देखो दोस्तों अप टू 90% डिस्काउंट। विशेष छूट हर ऑनलाइन कोर्स के पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए है। चूकना मत दोस्तों, इससे अच्छा मौका कहीं मिलेगा नहीं। और देखो दोस्तों ये केवल और केवल 5 दिन के लिए छूट है दोस्तों, देख लो आप ये 16 से 20 मार्च 2022 तक। और ये भी संख्या देख लो, ये विशेष छूट जो है ना हर ऑनलाइन कोर्स के पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए ही है, बाकी तो सारे लोगों के लिए जैसी व्यवस्था होगी वैसा चलेगा। तो मेरा दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। उत्कर्ष के जैसे क्वालिटी वीडियो और ये क्वालिटी कोर्सेज, ये ऑनलाइन जो है ना क्लास लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आपको आपकी सब तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं, अगर आप न्यायिक क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलो, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनी ऑफ द स्टेट examination that is for civil judge cadre or district judge cadre, you will have a good opportunity to avail the same. Therefore you are requested, don't miss this opportunity दोस्तों। ये देखो सारे के सारे ये आपके सामने स्पष्ट रूप से बता रखे हैं दोस्तों, चूकना मत, इस बात को तो बिल्कुल भूलना मत कि ये विशेष छूट हर ऑनलाइन कोर्स के पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए ही है। और दोस्तों ये समय सीमा भी देख लो आप, ये 16 से 20 मार्च 2022। तो अब देखो केवल 5 दिन, केवल और केवल 5 दिन दोस्तों। आज तारीख हो गई है आपके हिसाब से, और देख लो, और ये काउंटडाउन शुरू। आप ये मौके को चूकना मत, और चूकेंगे तो फिर उसके बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि उत्कर्ष जो क्वालिटी वीडियो और क्वालिटी रिकॉर्डिंग और जो क्वालिटी कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल करवाता है ना, उसका कोई सानी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, यह तो नंबर 1 है। इसलिए दोस्तों ये होली हकीकत में धमाके वाली होली है। और दोस्तों आपके लिए जो ये सुनहरा मौका जो उत्कर्ष लेके आया है, उत्कर्ष हालांकि हर एक मौके पर इस तरह की बच्चों के लिए जो है ना ये फायदे वाली योजनाएं लेके आता है, पर ये तो आप समझ लो एक अलग ही प्रकार का धमाका है दोस्तों। और आपको खुद को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये सारे कोर्सेज देख लो, इसके संबंध में हर एक कोर्स के लिए आपको वीडियो जो है ना वो लाइव और रिकॉर्डेड, सारे क्लासरूम लाइव, everything is available for you people. Therefore you are requested, avail this opportunity, don't miss it, otherwise you will have to repent therefore। and उसके बाद में आप सोचेंगे यार मेरा तो मौका हाथ से निकल गया, ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया दोस्तों। इसलिए आप जो है ना देखो होली रंगों से खेलना, पर ये मौका चूकना मत, और ऐसा मौका फिर आएगा नहीं। और आप सोचो तो सही कितना डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट, दैट इज अप टू 90% डिस्काउंट इन रिगार्ड टू ईच एंड एवरी कोर्स। देयरफॉर दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल दोस्तों। और देखो जो इसका हम इस बात को उत्कर्ष में इस बात को साबित करने जा रहे हैं दोस्तों कि ये आपकी होली 1000% धमाके वाली ही होली साबित होने वाली है। इसलिए कोई मौका चूकना मत दोस्तों, आपके करियर का सवाल है।
और आप समझ लो आपकी जेब को हल्का करना ही नहीं पड़ेगा, एकदम नॉमिनल पैसों में आपको क्वालिटी कोर्सेज उपलब्ध होंगे दोस्तों। अब आप बताओ आपसे ज़्यादा बेहतर, भाग्यवान और लकी कौन हो सकता है? जिस किसी ने भी इसको देखा वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर। उसका कारण है कि ये क्वालिटी वीडियोज वगैरह कहीं पर भी मार्केट में इस स्टैंडर्ड के अप टू द मार्क, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, you won't find anywhere. Therefore, again, I would like to remind you. Thank you very much.